Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School, Khajuraho. In this video, we will discuss about element of weather. In previous video, I already told you about weather and climate and difference between weather and climate. But in this video, we will cover element of weather like temperature, atmospheric pressure, wind, precipitation, these all. So first one is temperature. तो टेम्परेचर, तो अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, किस प्लेस पे अर्थ का टेम्परेचर डाउन रहता है ना। तो ये हम टेम्परेचर के अंदर देखेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने की जो प्रोसेस है अर्थ पे वो होती है इंसुलेशन प्रोसेस के थ्रू। अब इंसुलेशन प्रोसेस क्या है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जिसमें मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था। तो इंसुलेशन का सिंपल मतलब होता है कि अर्थ सरफेस पे, मान लीजिए ये सन है, इसकी डायरेक्ट रेस कहाँ आ रही हैं, अर्थ सरफेस पे आ रही हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस पे रेस आएंगी तो क्या करेंगी, सरफेस को गर्म करेंगी। गर्म करके ये जो एयर जाएगी वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस होती है अर्थ के टेम्परेचर पे बढ़ने की। तो टेम्परेचर इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट। मतलब टेम्परेचर ऐसी टर्म है जो कि इंटेंसिटी और डिग्री, मतलब हीट की इंटेंसिटी और डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। द सन इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी फॉर द अर्थ। अब जो कि पहले आपको भी पता है कि सन ही एक ऐसा सोर्स है जो कि अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ाता है या अर्थ को हीट प्रोवाइड करता है। इंसोलेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलेशन प्रोसेस होती क्या है। ये वो रहता है जो सन एनर्जी का टोटल अमाउंट अर्थ सरफेस द्वारा रिसीव किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है। द रेडिएशन फ्रॉम द सन हैज 3 कंपोनेंट। जो सन का रेडिएशन रहता है वो 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड रहता है, जिसमें विजुअल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है और इंफ्रारेड रेज होती है। विजुअल लाइट के थ्रू ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज हाईली टेंस होती हैं, अगर डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में आते हैं तो इसके इन्फेक्शन भी हो सकता है। देन आती है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज में जो सिग्नल्स रहते हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड किया जा सकता है, बट ये भी अगर डायरेक्टली या काफ़ी लंबे समय तक कांटेक्ट में ह्यूमन इनके रहते हैं तो ये हार्मफुल रहती हैं। देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ सरफेस पे, सभी सरफेस पे एक जैसी सोलर एनर्जी नहीं पड़ती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब कि ये अर्थ की सरफेस है, या समझो आप ऐसे, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन। अब सन की जो रेस डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी तो वो एरिया ज़्यादा वार्म अप होगा कंपैरिजन टू वो एरिया जहाँ पे सन की रेस नहीं पड़ती हैं। आई होप आपको यह अनइक्वलिटी समझ में आई होगी। तो जहाँ सन की रेस पड़ती हैं वो एरिया गर्म होगा, जहाँ सन की रेस नहीं पड़ती वो एरिया ठंडा होगा। तो जो अर्थ मोस्ट ऑफली जो इक्वेटर है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन, ये एरिया ज़्यादा अर्थ के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए ये क्या रहता है, ह्यूमिड रहता है और वार्म रहता है। अगर हम पोल की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एरिया सन के कांटेक्ट में कम आता है, इसलिए क्या होता है, ये ठंडा रहता है, हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। देन यहाँ पे बात करते हैं, देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप एंड इंक्लाइंड एक्सेस। अब यहाँ पे बताया गया है क्यों, क्योंकि इसके स्फेरिकल शेप की वजह से, है ना, गोलाकार है इसलिए, और क्या है, अपने ही एक्सेस पे जो अर्थ है वो मूव करती रहती है। Therefore, the amount of heat received at any place depend on the duration of the sunlight and the angle at which the sun rays fall on the earth। ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई है कि जो एरिया सन के कांटेक्ट में आएगा वो गर्म रहेगा, जो एरिया सन के कांटेक्ट में नहीं आएगा वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा।
द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। द 6 थर्मोमीटर, अब यहाँ पे 6 थर्मोमीटर की बात आई है, तो ये 6 जो नाम पड़ा है ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जो एक साइंटिस्ट थे जेम्स 6, उन्होंने इस थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको 6 थर्मोमीटर कहते हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अभी आपने पढ़ा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में क्या हुआ, इंसुलेशन की प्रोसेस हुई, सन से रेस अर्थ सरफेस पे आई, अर्थ को यहाँ पे गर्म किया और ये एयर क्या हुई, ऊपर उठी और इसने एनवायरनमेंट को गर्म किया, ठीक है। अब जिस एरिया पे गर्म एयर है वहां पे जो प्रेशर होगा लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जिस एरिया पे मतलब जिस एरिया पे ठंडी एयर है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा। तो एयर क्या करती है, हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करती है। तो ऐसे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन के अर्थ सरफेस गर्म होने पर क्या होगा कि हीट इंड्यूस्ड होगी, ये हीट एनवायरनमेंट में जाएगी तो उस पर्टिकुलर एरिया की एयर को गर्म करेगी। अब एयर तो ऐसा है कि फ्लो होती रहती है, तो ये एयर अदर एरिया में जाएगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, और उस लो प्रेशर में जाने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और प्रेसिपिटेशन होगा। दैट मीन बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं द एयर हैज वेट एंड इज एक्सर्ट प्रेशर। तो ये तो पता है कि एयर का वेट होता है और कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि अर्थ सरफेस से के थ्रू एटमॉस्फेयर पे आता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेजर विद अ बैरोमीटर। इसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। व्हेन एयर एक्सपेंड इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर, मतलब जब एयर फैलती है तो वो लो प्रेशर को क्रिएट करती है। देयरफॉर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई लो प्रेशर इज क्रिएटेड। मैंने अभी बताया कि जिस एरिया का टेम्परेचर हाई होगा उस एरिया को लो प्रेशर जोन कहेंगे, और जिस एरिया का टेम्परेचर डेंस होगा उस प्रेशर को हाई, मतलब उस एरिया को हाई प्रेशर एरिया कहेंगे। The difference in the atmosphere pressure causes the movement of the air। अब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर का डिफरेंस होता है वो किस कारण होता है, एयर के मूवमेंट से, क्योंकि एयर ऑलवेज फ्लोइंग होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो होती रहती है। सेवर वेदर फिनोमेना सच एज थंडर स्टॉर्म, इसी फिनोमेना के कारण जो तूफान उठते हैं, थंडर स्टॉर्म आते हैं, टॉर्नेडोस आते हैं, साइक्लोन आते हैं, ये सारी प्रोसेस इसी लो प्रेशर से हाई प्रेशर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर के थ्रू होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता होगा कि ओशियन में जो विंड करंट रहती है या ओशियन करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये अर्थ सरफेस ये आता है ना, तो जो पोल से, आपको पता है कि पोल क्या है, ठंडा रीजन है ना, ठंडा एरिया है। तो जो करंट दैट मीन वाटर करंट फ्लो होती हैं पोल साइड से वो कोल्ड करंट होती हैं, और जो हॉट एरिया से फ्लो होती हैं पोल साइड को वो हॉट करंट होती हैं। दैट मीन कि जो इक्वेटोरियल एरिया से जो वाटर फ्लो होता है पोल के साइड वो हॉट वाटर करंट कहलाती हैं, और जो पोल से इक्वेटोरियल के साइड फ्लो होता है वाटर वो कोल्ड वाटर करंट कहलाती हैं। देन आता है विंड। तो विंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। होता क्या है जनरली कि विंड हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती है, फॉरवर्ड होती है। अब होगा क्या, हाई प्रेशर में क्या होगी, हॉट एयर होगी, हॉट एयर फ्लो होगी कहाँ, लो एरिया साइड, लो एरिया साइड फ्लो होगी। जैसे ही हॉट एयर तो वहाँ क्या होगी, वहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, और उस ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा, क्लाउड क्रिएट होंगे। ये क्लाउड क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, आपको पता है एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
तो ऊपर जाके ठंडे होंगे तो ये क्या होंगे कि ये छोटे छोटे क्रिस्टल में डिवाइड होंगे एज अ रेन के, क्योंकि ऑलरेडी ये ह्यूमिडिटी से फुलफिल रहते हैं और आफ्टर क्या होंगे, रेनिंग कर देंगे। दैट मीन प्रेसिपिटेशन होने लगेगा और वर्षा होने लगेगी। तो यहाँ पे विंड के बारे में बताया गया है कि विंड इज द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर का क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है। विंड ब्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, जो कि मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस द फास्टर द एयर विल मूव। अब जो टू प्लेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एयर पे करेगा, कि जिस एरिया पे फास्टर एयर फ्लो होगी। दैट मीन यहाँ पे बताया गया है द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेस द फास्टर द एयर विल मूव, मतलब एयर के फास्टर मूव होने के कारण ही किसी प्लेस में वहाँ के एटमॉस्फेयर प्रेशर के डिफरेंस को काउंट किया जाता है। द मेन कॉज ऑफ विंड इज द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द सन रिजल्टिंग इन द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन प्लेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रेशर डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, अनइक्वल हीटिंग के कारण होता है। जिस प्लेस पे हीटिंग ज़्यादा रहेगी वहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, जिस प्लेस पे हीटिंग कम होगी वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो विंड क्या करेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो जहाँ जहाँ से हाई प्रेशर रहेगा वहाँ का एरिया वार्म अप रहेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। और जहाँ लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया रहेगा वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारा इसका डायरेक्शन का है। मेन इसमें जो पॉइंट वो यही है कि आपको जो पॉइंट नोटेबल है वो यही है कि विंड क्या करती है कि आपको पहले पता होना चाहिए, एक होता है हाई प्रेशर जोन, एक होता है लो प्रेशर जोन। तो विंड हमेशा क्या करती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर सर्कुलेट होती है। अब ये डिपेंड करता है अर्थ की रोटेशन पे, है ना, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है और अपने एक्सिस पे है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, विंड सर्कुलेट होती रहती है और इसका इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे भी पड़ता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको इंडिया का मैप पता है, इंडिया का मैप आपको माइंड में याद होगा। तो होता क्या है, ये वाला जो रीजन रहता है ये ईस्ट रीजन में, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना। तो जब विंड होंगी क्या, जब सदर्न साइड से, सदर्न ईस्ट साइड से विंड फ्लो होती हैं और ये कहाँ जाती हैं, नॉर्दर्न वेस्ट साइड को जाती हैं। तो ये सारी वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से होती हुई जाती हैं। और सारी जो मानसून आता है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है कि जो विंड फ्लो होती है ना यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, मतलब बे ऑफ बंगाल से होके, तो वो किसको कवर करती है, नॉर्थ एरिया को कवर करते हुए वेस्ट साइड को विंड फ्लो होती है ऐसे। तो रेनिंग इस एरिया में होने लगती है। तो जो मानसून होते हैं वो भी एयर पे ही डिपेंड करते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। देन आता है ह्यूमिडिटी। अब देखिए ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और वाटर वेपर का प्रेजेंट होना ही ह्यूमिडिटी कहलाता है। इसको जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस को हाइग्रोमीटर कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ डैम्पनेस इन द एटमॉस्फेयर। We have already seen that the air around us always contain water vapor in varied amount. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि जैसे अभी आप देख रहे हो रेनी सीजन है, ठीक, जब फुल क्लाउड रहते हैं और लिटिल रेनिंग होती है, उस कंडीशन में आपके जो क्लॉथ रहते हैं गीले, आप उनको जब डालते हैं सुखाने के लिए तो क्या वो टोटल सूखते हैं, नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब यही सेम जब वेदर चेंज होता है, साफ वेदर रहता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट रहती है, आप उस कंडीशन में उसी क्लॉथ को डालते हैं तो आप देखते हो कुछ ही घंटों में वो
सूख जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ह्यूमिडिटी। देखिए, जब आप सनशाइन वाले एरिया में जब अच्छी धूप निकली रहती है, आप क्लॉथ को डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एयर फ्लो काफ़ी रहती है ना। एयर क्या रहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती रहती है। तो ये क्या रहती है, वार्म अप एयर रहती है, जो कि आपके उस गीले क्लॉथ्स के कांटेक्ट में आती है और जो भी नमी रहती है क्लॉथ की, वो सारी अपने साथ ले जाती है। तो जो क्लॉथ रहता है वो फास्टली सूखता है। अब ह्यूमिड एरिया में क्या रहती है, जो एयर रहती है, ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, लो प्रेशर रहता है उस कंडीशन में। तो एयर क्या रहती है, अब एयर में भी ह्यूमिडिटी रहती है। तो जैसे ही आपके क्लॉथ के कांटेक्ट में आती है, तो उतनी कैपेसिटी में वो जो वाटर ड्रॉपलेट हैं उनको अपने साथ कैरी नहीं कर सकती। इसलिए क्या रहते हैं कि कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं। तो ये एक रीज़न है। तो आई होप आपको ह्यूमिडिटी समझ में आई होगी। यहाँ पे ह्यूमिडिटी के 2 टाइप बताए गए हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या रहती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब एयर में टोटल अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर का प्रेजेंट होना। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहती है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब एयर में वाटर वेपर का एक रेशियो होना, मतलब कुछ मात्रा में उसमें वाटर वेपर होना और बाकी एयर का रहना, ठीक है। देन आता है प्रेसिपिटेशन। अब देखिए, प्रेसिपिटेशन सिंपल है। हम फर्स्ट चलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ था कि सनलाइट है, सनलाइट क्या हुई, अर्थ के सरफेस पे आई, ठीक, अर्थ के सरफेस पे आई, सरफेस गर्म हुई और गर्म होने के बाद क्या करेगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ठीक है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। अब ये लो प्रेशर एयर कहाँ जाएगी, ये एयर ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर उठी। आपको पता है एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एक लेवल के बाद क्या हुई, ये लो प्रेशर एयर यहाँ पे हाई प्रेशर एयर के कांटेक्ट में आई। तो ये जो हॉट एयर थी, ये क्या होगी, धीमे धीमे ठंडी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हाई प्रेशर एयर में जो भी नमी होगी, ठीक है, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगेंगे और यहाँ पे क्या होने लगेगा कि कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब कि वो जब गर्म एयर ठंडी एयर के साथ मिलेगी, ठीक है, तो ठंडी एयर में जो वाटर के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे छोटे छोटे पार्टिकल में, और क्या करेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये क्लाउड भी क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर को कैरी किए हुए हैं। अब ये भी धीमे धीमे क्या क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे और ये प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बाद में क्या होगी, जैसे ये क्रिस्टल बन जाएंगे तो एक साथ ये क्रिस्टल क्या होने लगेंगे, फॉल डाउन होने लगेंगे वापस अर्थ सरफेस पे। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वापस पे अर्थ पे एज अ वाटर के फॉर्म में उनका गिरना। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।